नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए 35 किलोमीटर रेस वॉक मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर रामबाबू और मंजू रानी को ट्वीट कर बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 35 किलोमीटर रेस वॉक मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक के साथ भारत को गौरवान्वित करने के लिए रामबाबू और मंजू रानी को बधाई। ये इन अद्भुत एथलीटों के द्वारा दिखाए गए जबरदस्त धैर्य और दृढ़ संकल्प के बिना संभव नहीं होगा। और इसके बाद बात करेंगे अगली ब्रेकिंग की। अलीगढ़ से खबर आ रही है, भरभरा कर गिरी घर की दीवार के मलबे में दबे 3 मासूम बच्चे। 1 साल की बच्ची की हुई दर्दनाक मौत, 2 बच्चे गंभीर रूप से हुए घायल। परिजनों ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं बच्चों को जेएनएमसी में किया गया है रेफर। थाना रोरावर इलाके के जलालपुर की घटना। तो अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, भरभरा कर गिरी घर की दीवार के मलबे में दबे 3 मासूम बच्चे। बताया जा रहा है कि इसमें एक मासूम बच्चे की मौत हो गई है, बाकियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 1 साल की बच्ची की हुई है दर्दनाक मौत। 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल। और इसके बाद अगली खबर लखनऊ से। नशे में धुत युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। पत्नी को युवक ने सड़क पर घसीटा। पत्नी की सड़क पर बेरहमी से की पिटाई। अगवा करने की भी की कोशिश। बचाव करने आए साले और सास को भी पीटा। वहीं राहगीरों से युवक को पकड़ाकर पुलिस को सौंपा गया। लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे। कहा सुनी के बाद युवक पर तानी गई पिस्टल। घर के सामने खड़े होने का विरोध जताया गया। पिस्टल के साथ युवक की तस्वीर हुई वायरल। पीड़ित ने पुलिस से की मामले की शिकायत। लखनऊ के गोसाईगंज थाना क्षेत्र का मामला। लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद। कहा सुनी के बाद युवक पर तानी पिस्टल। कहा सुनी के बाद युवक पर तानी पिस्टल। घर के सामने खड़े होने पर जताया था विरोध। घर के सामने खड़े होने पर जताया था विरोध। पीड़ित ने पुलिस से की मामले की शिकायत। लखनऊ के गोसाईगंज थाना क्षेत्र का मामला। लखनऊ की गोसाईगंज थाना क्षेत्र का मामला। पिस्टल के साथ युवक की तस्वीर हुई वायरल। पीड़ित ने पुलिस से की मामले की शिकायत। लखनऊ की गोसाईगंज थाना क्षेत्र का मामला। कहा सुनी के बाद युवक पर तानी पिस्टल। घर के सामने खड़े होने पर जताया था विरोध। लखनऊ की गोमती नगर विस्तार से अंडरपास के पास लाल बत्ती लगाई गई गाड़ी का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर सरकार भले ही लाल बत्ती का कल्चर खत्म कर चुकी हो, लेकिन लाल बत्ती लगी गाड़ी का भौकाल अभी भी लोगों के सिर से उतरा नहीं है, जिसका ताजा उदाहरण लखनऊ में देखने को मिला है, जहां एक शख्स ने लाल बत्ती लगाकर रील बनाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मैंने काम ही वही किया है जिसकी अनुमति सरकार नहीं देती। अगर अनुमति दे दें तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लखनऊ से ये वीडियो वायरल हुआ है। जोर शोर से ये वीडियो देखा जा रहा है और उसमें फिल्मी डायलॉग के साथ ये कहा जा रहा है कि काम वही करते हैं जो सरकार मना करती है। साफ देख पा रहे हैं आप, इसमें लाल बत्ती गाड़ी पर लगी हुई है।
गोली का इशारा करते हुए ये वीडियो बनाया गया है और तमाम वो चीजें जिन पर सरकार की मनाही है वो इस वीडियो में की गई है, यानी नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं हरियाणा, जहां पर सीएम मनोहर लाल इस समय लाइव आ रहे हैं। पीठ दिखा के भाग गया, दोनों हारते हैं। और हमने किसी की पीठ लगा दी और हमने किसी को भगाया तो हम जीतते हैं, चाहे वो कुश्ती है, चाहे हमारा पुलिस का काम है। मित्रों, भाई बहनों, हमारे यहां हरियाणा में कुश्ती एक पारंपरिक खेल है। गांव गांव में खिलाड़ी सबसे पहले कबड्डी और कुश्ती ये खेलता रहा है, माटी में खेलता रहा है। तो हमारी ये जो माटी हमको जो संस्कार देती है, हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है, वही खिलाड़ी आगे बढ़ करके देश और समाज का नाम ऊंचा करते हैं। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि चाइना में एशियाड खेल हो रहे हैं। इन एशियाई खेलों के अंदर कुल मिला के अभी तक आज की जो टैली है, देश भर के 71 मेडल आए हैं और इस 71 मेडल में हरियाणा का 20% से ऊपर हिस्सा है। 16 मेडल हरियाणा जीत चुका है। तो इसलिए हरियाणा हमारा ये खेलों का एक प्रकार से ये खेलों की धरती है, खेलों का हब है। हम खेलों को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी तौर पर भी बहुत से ऐसे प्रयोग करते हैं ताकि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो किस प्रकार से खेलों में आगे बढ़ें। खेल प्रतियोगिताओं से हमारी जो भावना है, एक टीम की भावना बनती है, सहयोग की भावना बनती है, परस्पर एक दूसरे से मिल करके काम करने के लिए प्रेरणा लेते हैं। खेलों का और जवानों का बहुत बड़ा गहरा संबंध है। जवान भी अपनी ड्यूटी देते समय अपनी टीम भावना, आपसी सहयोग और अनुशासन ये सब सीखता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो स्वयं कहा है कि जो फिट है सो हिट है। फिट वही होता है जो अपने शरीर का व्यायाम करता है, योगा करता है, खेल खेलता है, वही हमेशा फिट रहता है। कोई भी भारतीय जब खिलाड़ी जीतता है तो उससे न केवल खिलाड़ी को ऊर्जा मिलती है बल्कि पूरे देश की जनता को ऊर्जा मिलती है। सभी हमारे साथ, हमारे संग मिलकर के और इसका आनंद लेते हैं। बहुत से खिलाड़ियों ने जीत करके अपने देश का मान बढ़ाया है। दुनिया में हम खेलों में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें पुलिस का भी इन खेलों में योगदान कम नहीं है, बहुत सराहनीय योगदान है। खिलाड़ी हमारे हरियाणा पुलिस की भी शान है। हरियाणा में हम खिलाड़ियों को चाहे वो मेडल जीत के आते हैं अथवा खेल में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करते हैं, उनको नौकरियों में हमने आरक्षण भी दिया हुआ है। और इन नौकरियों में आरक्षण लेने वाले खिलाड़ी विशेष तौर पर चाहे हमारा खेल विभाग हो अथवा पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, ऊर्जा विभाग हो, ऐसे कुछ ही विभागों में ये खिलाड़ी नौकरी करने के लिए जब जाते हैं तो वहां खेल में अच्छा प्रदर्शन कैसे हो इसका पूरा प्रयत्न करते हैं। हरियाणा में हमारे जो डीएवी पब्लिक स्कूल हैं, इन पब्लिक स्कूलों में हॉकी और बॉक्सिंग इनकी नर्सरी स्थापित की गई है। हमारी मान्यता है कैच देम यंग, 5 साल से लेकर के और 15 साल के बच्चे, इनको नर्सरीज में हम जो है उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको पारंगत करते हैं। और एक बार बचपन में यदि खेल का शौक लगता है तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ता है। हमने हरियाणा के अंदर खिलाड़ियों को बहुत से प्रोत्साहन, नगद प्रोत्साहन भी दिए हैं। देश भर के अंदर किसी भी ओलंपिक का खिलाड़ी यदि सोने का तमगा लेके आता है, गोल्ड मेडल लेके आता है, तो उनमें जितने इनाम दुनिया भर में मिलते हैं, मैं दावा करता हूं कि हरियाणा का इनाम फर्स्ट जो मेडल लेके आता ओलंपिक में सर्वाधिक 6 करोड़ रुपए हम उसको देते हैं एक खिलाड़ी को। अपने आप में इस राशि से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि खेलों के प्रति हमारा जो विचार है, खेलों के प्रति हमारा जो योजना है वो किस प्रकार से होगी। हम गांव-गांव के अंदर खेल के अंदर पारंगत करने के लिए स्टेडियम बनाते हैं, गांव स्तर के स्टेडियम, ब्लॉक स्तर के स्टेडियम, जिला स्तर के स्टेडियम, फिर बाद में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हर प्रकार के स्टेडियम हरियाणा में बनने जा रहे हैं। आज चूंकि बहुत से प्रदेशों की टीमें यहाँ आई हैं, निश्चित रूप से आप 5 दिन यहाँ इकट्ठे रहने वाले हैं। आपको हरियाणा का जो खेलों के प्रति जज्बा है ये आपको निश्चित पता लगेगा। इस प्रतियोगिता में हर खिलाड़ी को, हर टीम को अपने आप को आगे बढ़ा करके और प्रदर्शन करने की चाह होनी चाहिए, उसको अवसर मिलना चाहिए।
रिजल्ट तो 5 दिन बाद आएगा, लेकिन मैं हर एक को शुभकामना देता हूं कि एक से एक आगे बढ़ करके खेल की भावना से हम यहां पर प्रथम आने की कोशिश करें। मानो कोई प्रथम न भी आए तो अपना हौसला तोड़ना नहीं है। इस बार प्रथम नहीं आएंगे तो अगली बार आएंगे। हर समय आगे बढ़ने की ललक ये हमारे मन में रहनी चाहिए। मैं पुनः आज के इस प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर। तो ये थे हरियाणा से सीएम मनोहर लाल। इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। मेरठ से NH58 पर कई बाइकों से भरे कंटेनर में भीषण आग लग गई है, जिससे दर्जनों बाइक जलकर खाक हो गए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं कंटेनर चालकर मौके से फरार हो गया। आपको बता दें NH58 दादरी के पास ये घटना हुई है। मेरठ से खबर सामने आ रही है, जहां पर कंटेनर चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। जानकारी है कि अचानक आग लगने से ये भीषण हादसा हुआ है। नई बाइकों से भरे कंटेनर में आग लग गई, जिसमें सभी बाइकें जलकर खाक हो गई और कंटेनर चालक जो है वो मौके से फरार हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। आनंद फानन में फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद बात करेंगे अगली ब्रेकिंग की। बदायूं से खबर आ रही है, टूटकर गिरा हाई टेंशन लाइन का तार। तार की चपेट में आने से 2 घरों में लगी आग। तार की चपेट में आने से 2 घरों में लगी आग। एक साथ एक गाय भी जलकर हुई खाक, 3 गाय झुलसी। तार की चपेट में आने से 2 घरों में लगी आग। एक गाय की जलकर हुई मौत, 3 गाय झुलसी। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। दातागंज के थाना क्षेत्र ग्राम अंधरऊ का मामला। और इसी खबर पर हमारे साथ दातागंज से संवाददाता सतीश सक्सेना जुड़ चुके हैं। जी सतीश, ये जो घटना बताई जा रही है, हाई टेंशन तार की चपेट में आने से भारी नुकसान हुआ है, क्या कुछ जानकारी है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि 2 वर्ष लगभग पूर्व भी यही तरीके का हादसा हुआ था। ये घरों के ऊपर से हाई टेंशन जो लाइन गुजर रही थी, वो लाइन का तार कल टूट गया था। टूटने के बाद चिंगारी निकली और 2 घरों में आग लग गई। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर 2 घरों में आग की बात बताया जा रहा है कि इसमें कुछ मवेशी भी शामिल हैं। आसपास के लोगों को भी क्या नुकसान पहुंचा है, पूरी जानकारी बताइएगा। बिल्कुल बता दूं कि यहाँ पे मवेशी जो बंधे हुए थे वो भी जलकर एक खत्म मवेशी हुआ है गाय, और बाकी 3 जानवर और गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं आपको बता दें कि जो आस पड़ोस के लोगों के घरों की तरफ को आग बढ़ रही थी, तभी ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर एकजुट होकर उस आग को बुझाने में कामयाबी पाई। जब आग बुझ चुकी थी तभी फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और उसने भी अपने पानी से उसको आग को बुझाने का कार्य किया। जी, इसके अलावा सतीश, हाई टेंशन तार की यदि हम बात करें तो किस तरह का ये तार था, यहाँ पर किसकी बिजली विभाग की लापरवाही है, कितने दिनों से ये तार इस ऐसी स्थिति में था जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है? जी बिल्कुल, समय रहते बता दें आपको कि 2 वर्ष पूर्व भी इस तरीके की घटना हुई थी, लेकिन अगर विद्युत विभाग जाग गया होता तो शायद ये दोबारा हादसा दोहराया नहीं जाता और इस तरीके का हादसा नहीं होता। इस पूरे मामले में आसपास के जो लोग हैं या उस गांव के जो लोग हैं, क्या उन्होंने इससे पहले विद्युत विभाग में शिकायत भी की थी, कोई एप्लीकेशन दी हुई थी जिस पर कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि ये बड़ी लापरवाही का मामला है? जी बिल्कुल, उन लोगों ने शिकायत भी की थी और जो उप जिलाधिकारी महोदय उनसे भी कई बार शिकायत की थी, जिसके बाद भी ये कहीं भी स्वास्थ्य जो विद्युत विभाग है उसकी कहीं ना कहीं अनदेखी देखने को मिली है। वहीं बता दें, इस बात की जब सूचना मिली तो मौके पर उप जिलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। जी बिल्कुल, जिन 2 घरों में आग लगी है और बताया जा रहा है कि भारी नुकसान हुआ है, वो नुकसान को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं? क्या सरकार से मुआवजे की यहाँ पर मांग की जा रही है? इसके अलावा स्थानीय लोगों में वो जो लोग वहां पर थे, क्या वो सुरक्षित हैं? जी, वो लोग सुरक्षित हैं। वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए कि उन लोगों में आक्रोश भी विद्युत विभाग के प्रति दिखाई दे रहा है कि ये लाइन अगर इसी तरीके से चलती रही तो कोई एक बड़ा हादसा भी होने की संभावना है। जी बिल्कुल सतीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली ब्रेकिंग की। अभिषेक बनर्जी पर कसा ईडी का शिकंजा। अभिषेक बनर्जी को ईडी का समन। ईडी ने 9 अक्टूबर को किया तलब।
ईडी ने 9 अक्टूबर को किया तलब। अभिषेक बनर्जी पर कसा ईडी का शिकंजा। इस वक्त की अहम जानकारी है, अभिषेक बनर्जी पर कसा ईडी का शिकंजा। ईडी ने 9 अक्टूबर को किया तलब। अभिषेक बनर्जी को ईडी का सम्मन। ईडी ने 9 अक्टूबर को किया तलब। अभिषेक बनर्जी पे कसा ईडी का शिकंजा। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, अभिषेक बनर्जी पे कसा ईडी का शिकंजा। 9 अक्टूबर को किया गया तलब। बात करते हैं अगली खबर की। 2024 के आगामी लोकसभा चुनावों में अभी कुछ ही महीने बाकी है। ऐसे में सभी पार्टियां चुनावों की तैयारियों में जुट गई हैं। ऐसे में काशी के युवाओं में इस बार चुनाव को लेकर नया रुख अपनाने की कोशिश की जा रही है। जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता विकास चौबे ने। 24 के आगामी लोकसभा चुनावों में अभी से कुछ ही महीनों का वक्त रह गया है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, चाहे वो जिला स्तर हो, ब्लॉक स्तर हो या फिर राज्यों के चुनावों में जम के वो उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया है। इसी बीच कांग्रेस और भाजपा में जो है बयानबाजी का लगातार दौर जारी है। महिला आरक्षण बिल को लेकर भी लगातार सरगर्मियां जमा है और एक तरह से राजनीतिक पंडित इसके ऊपर अपने अपने विचार रख रहे हैं। लेकिन 2024 के चुनाव में युवा क्या सोचता है और एक तरह से जो पीएम का गढ़ है काशी, वहां का युवा क्या सोचता है, इसके बीच हम पहुंचे हैं काशी के युवाओं से जानने की वो 2024 के लोकसभा चुनाव में कहां का रुख करेंगे और वो इस चुनाव को कैसे देखते हैं। हमारे साथ कुछ युवा इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे इनके मन में क्या चलता है। 24 का चुनाव आ रहा है, क्या सोचते हैं? देखिए 2024 का चुनाव आ रहा है, फिर से एक बार लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी विकास किए हैं और फिर से पूर्णतः एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है और फिर से भारत देश को विकास की तरफ ले जाएगी। वो चाहे जिस तरीके का मुद्दा हो, जैसे उन्होंने अपने एजेंडा में जो मुद्दे दिए थे 2024 के चुनाव में भी इस बार जो उनका रहेगा वो हिंदुत्व राम मंदिर का था। राम मंदिर उन्होंने बनवाया और वो चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, आयुष्मान योजना जैसे, स्वच्छता का मिशन हो, प्रधानमंत्री स्वच्छता योजना के तहत कई सारे शौचालय योजनाएं दी उन्होंने। जो भी उनका एजेंडा रहा है उन्होंने पूर्ण किया और फिर 2024 में पूर्णतः एनडीए की सरकार फिर से बनेगी। क्या सिर्फ मंदिर से हो जाएगा? रोजगार को लेकर युवा लगातार युवाओं को भी रोजगार दिया गया, रोजगार मेले लगे हैं इस सरकार में और पूर्णतः फिर से युवा भी सब साथ है। पूरा भारत का हर एक वर्ग विकास की तरफ विकास चाहेगा, इसलिए सब एक साथ है और फिर से एनडीए की सरकार आएगी। ठीक एनडीए की सरकार आएगी, क्या सहमत हैं इनसे बात? हम सरकार पे नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि जो रेवड़ी का कल्चर चल रहा है ये तो बंद करना चाहिए। सरकार कोई भी आए, चाहे एनडीए आए। तो रेवड़ी कल्चर शुरू किसने किया ये तो आप बताइए। सर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ जो अदर पार्टीज है, आप आम आदमी देख लीजिए, आप देख लीजिए पंजाब में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, जो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, ये रेवड़ी का खर्च उनको कहाँ देना पड़ता है, अपनी जो स्टेट है उसमें निकाल के देना होता है, सबको मालूम है। कोई भी पार्टी है, लेकिन जहाँ तक देखा जा रहा है, हम युवाओं में देख रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है। युवाओं में लहर है। किस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? मुद्दे देखिए, आप इंटरनेशनल अगर डेमोक्रेसी इंटरनेशनल देखेंगे हम लोग को, तो इंटरनेशनली हम लोग बहुत हाई इस समय जा चुके हैं। पहले होता था कि इंडिया बस रहती थी खड़ी, एक लाइन अगर होती थी ना, लाइन में लास्ट में इंडिया खड़ी रहती थी। आज कुछ भी हो रहा है तो पहले इंडिया से बात मशवरा हो रहा है, उसके बाद फिर कोई रूल निकल रहा है। अच्छा, इंडिया से बात मशवरा हो रहा है ऐसा कहना है इनका, क्या सोचते हैं आप? नहीं, इंडिया की सरकार आने जा रही है। आपको अभी भाई ने बताया कि जियो पॉलिटिक्स में हम लोग अव्वल कर रहे हैं। जियो पॉलिटिक्स में आप अव्वल कर जाइए और आपका घर ही धरातल में अंदर चला जाए तो इससे बुरी बात क्या हो जाएगी। इसलिए हम लोग पूरी तरह से इंडिया गठबंधन को लाने वाले हैं और पूर्ण बहुमत के साथ लाने वाले हैं। ये लोग हिंदुत्व का नारा देते, कहते हैं मंदिर से रोजगार आएगा। ये देखिए, भाजपा सरकार की एनडीए गठबंधन की एक साजिश है कि हमारे समाज को डिवाइड करके उस पर आपने सुना होगा अंग्रेजों के समय में कि डिवाइड एंड रूल, वही चीज ये करके हमारे समाज को बांट कर, आग लगाकर, एक दूसरे से लड़ाई कर शासन करना चाह रही है। लेकिन ये अब लोगों को आम जनता समझ चुकी है और इस पे कार्रवाई करके इस बार एनडीए गठबंधन को हटाने वाली है। क्या लगता है, सरकार रहेगी कि बदलाव होगा? देखिए, बदलाव बहुत जरूरी है और बदलाव हो करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई ये सब पे कभी बातें नहीं करते। इनका बात हमेशा हिंदू, मुस्लिम, राम मंदिर, ये सबसे हमारा पेट नहीं भरने वाला। हम लोग को हमारे देश में देखिए बेरोजगारी कितना है, महंगाई कितना है, शिक्षा, स्वास्थ्य सब पे टैक्स लगा चुके हैं। कहाँ से होगा बेरोजगारी? देखिए इस समय के युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगार भारत में है, उनको रोजगार कहाँ से मिलेगा? और इस बार सरकार बदलनी तय है और जो है कि पीडीए सरकार आने वाली है। अब खुद एक युवा छात्र हैं, क्या कुछ रहता है मन में? सरकार से अभिलाषा क्या रहेगी 24 में? जो भी आप क्या सोच के वोट देंगे? 24 में देखिए, हमारे विश्वविद्यालय का भी तो छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ। पहले तो सबसे बड़ा ये लोग का ये है कि छात्र विरोधी ये पार्टी है। कभी भी ये छात्र संघ ये चाहते ही नहीं कि छात्र संघ चुनाव, क्योंकि छात्र संघ चुनाव है, यहाँ से युवा जो निकलेगा इनका विरोध करेगा। क्रांतिकारी यहाँ से युवा निकलते हैं,
और दूसरी बात ये कि ये कभी युवाओं की सरकार है ही नहीं, ये हमेशा युवाओं का विरोध की है और इस बार पूरे युवा मिलके इनका विरोध करने वाला है। तो देखिए युवा पूरे जो है मिलकर विरोध करने वाले हैं और ऐसा कहा जाता है कि युवाओं की जो पूरी जहां जिस तरफ से युवा जाता है उधर ही जो है पूरा जो है अपनी करवट लेता है और कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये भी जो है इनका कहना है कि युवा जो है कहीं ना कहीं इस बार सरकार से नाराज है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।